सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स। फोर्थ पार्ट ये है और इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसी फंडामेंटल्स के जो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे या फिर जो कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज द टू साइनोसॉइडल इक्वेशंस आर गिवन एज, यहाँ पे दिया है E1 और E2, यहाँ पे दो साइनोसॉइडल इक्वेशंस है और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों सेम क्वांटिटीज है कि नहीं, यानी कि एक साइन क्वांटिटी है और दूसरा कॉस क्वांटिटी है कि नहीं। दोनों साइन होने चाहिए या फिर दोनों कॉस होने चाहिए। अगर आपके पास दोनों साइन या फिर दोनों कॉस नहीं है तो आपको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों कॉस होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों साइन होने चाहिए। ठीक है, तो अभी दोनों साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पे हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये है कॉस ओमेगा टी वाला और ये है साइन ओमेगा टी वाला। ये कन्वेंशन मेथड मुझे अच्छा लगता है, तो मैं जो कॉस ओमेगा टी होता है मैं राइट साइड पे लेता हूँ, जो साइन ओमेगा टी है वो बॉटम में लेता हूँ। ठीक है, ये पाई बाय 4 है, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू होता है ये 45 डिग्रीज, और ये जो पाई बाय 6 है ये होगा 180 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो यानी कि अभी क्या है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी से ये 45 डिग्री लीड कर रहा है क्योंकि ये प्लस पे है, और जो दूसरा सिग्नल है E2 ये साइन ओमेगा टी से पाई माइनस 6 यानी कि 30 डिग्री से लैग कर रहा है। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अज्यूम करते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा। सबसे पहले 45 डिग्री है तो मैं प्लस 45 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे E1 और यहाँ पे है ये 45 डिग्रीज, और दूसरा है 30 डिग्री से वो लैग कर रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं माइनस पीछे ड्रॉ करूंगा क्योंकि पीछे है वो लैग कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। E2 होगा यहाँ पे और ये होगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री और उसके बाद 45 डिग्री यानी कि टोटल 75 डिग्री का यहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस एंड अनदर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ DC वोल्टेज V. The voltage across element is 0 after some time. The other element is pure. तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, एक DC वोल्टेज सोर्स लिया है जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है और एक अननोन रेजिस्टेंस है। वो क्या है वो हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज यानी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 हो रहा है थोड़ी देर बाद, यानी कि आफ्टर सम टाइम, मतलब हम लोग स्टेडी स्टेट ही अज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो कैपेसिटेंस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा, या फिर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे पूछा है। ओके, तो एक अगर आपको पता नहीं रहेगा तो लिख लेना, स्टेडी स्टेट वैल्यूज पे रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होता। रेजिस्टेंस है वो तो एज इट इज रहेगा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही रहेगा। जो इंडक्टेंस होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, जो इंडक्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और जो कैपेसिटर है उसको हम लोग एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, उसके अक्रॉस का जो वो एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 हो रहा है। तो हमें पता है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि सपोज मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। इंडक्टर अगर रहेगा तो मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। शॉर्ट सर्किट को भी हम लोग 0 वोल्ट है ऐसा कह सकते हैं। करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर कैपेसिटर आप कंसिडर करोगे ना तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। करेक्ट, तो ओपन सर्किट होने के वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं हो क्योंकि यहाँ पे करंट है वो 0 हो जाएगा। तो जो कोई भी वोल्टेज हम लोग सोर्स पे देंगे वही सेम वोल्टेज है वो यहाँ पे आ जाएगा स्टेडी स्टेट पे। ओपन सर्किट की वजह से कैपेसिटर है वो धीरे धीरे करके चार्ज होकर कंप्लीट वोल्टेज है वो स्टोर कर लेगा खुद के अंदर, लेकिन इंडक्टर है वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेडी स्टेट की तरफ बढ़ते जाएंगे एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, जिसे हम लोग कह सकते हैं 0 वोल्ट। तो ये जो एलिमेंट है वो इंडक्टेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ नेटवर्क शोन इन द फिगर इज। यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर का एक सर्किट दिया है और इस कंप्लीट सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट है वो किस तरह से होगा यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले जो सर्किट है इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है दोनों शॉर्ट पैरेलल में कैसे कह सकते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट हो जाएगा, और ये बी पॉइंट है तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भी बी पॉइंट हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि दोनों के दोनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट को हम लोग रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि R डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस है,
और कैपेसिटर भी दोनों देख सकते हैं हम लोग पैरेलल में है, और जो कैपेसिटर पैरेलल में है उसको हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, करेक्ट, क्योंकि कैपेसिटर में एडिशन करते हैं हम लोग। तो ये जो C के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2C, और यहाँ पे अभी जो सर्किट में यहाँ पे इसका टाइम कॉन्स्टेंट टाउ जो क्या होगा वो हम लोग को पूछा है। तो यूजुअली क्या होता है, टाउ होता है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो R डिवाइडेड बाय 2 है एंड मल्टीप्लाई बाय 2C यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस 2C और रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो टाउ का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा RC ही। तो यहाँ पे ये टाइम कॉन्स्टेंट है ये पर्टिकुलर गिवन सर्किट का, RC या फिर CR दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वोल्टेजेस एंड करंट वेव्स। तो यहाँ पे एक वोल्टेज वेव है और यहाँ पे एक करंट वेव है, जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गीजर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 C/S मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम बाय द गीजर इज। तो यहाँ पे 50 C/S का मतलब क्या है, हमको यूजुअली पता है कि ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्योंकि 50 हर्ट्ज है ना, 50 का आगे हम लोग बहुत बार हर्ट्ज ही देखते हैं, वोल्टेज दिया है तो साथ में फ्रीक्वेंसी ही दिया रहेगा। तो अभी C/S का मतलब क्या है, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ट्रिकी घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं देंगे लेकिन आपको ये डिकोड करते आना चाहिए। तो C/S का मतलब है यहाँ पे साइकिल्स पर सेकेंड, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो नथिंग बट द 50 हर्ट्ज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं हम लोग, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो 50 हर्ट्ज दिया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो रहेगी उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। तो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता रहेगा कि इंस्टेंटेनियस जो पावर रहती है उसका फ्रीक्वेंसी रहता है वो 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहता है। जितना सप्लाई का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगा। कैसे रहेगा, यहाँ पे मैं आपको एक बार का डेरिवेशन है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इट इज अ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज और करंट क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है Vm cos ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल एंड Im cos ओमेगा टी प्लस एक समथिंग एंगल। तो डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से Vm Im और ये जो cos कंपोनेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप ये मैथमेटिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको ये ऐसे कुछ दो टर्म्स मिलेंगे, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा, यहाँ पे सिर्फ cos एंगल रहेगा, यहाँ पे कोई भी ओमेगा टी का कंपोनेंट आपको नहीं दिखाई देगा। और जो दूसरा कंपोनेंट मिलेगा वो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हो cos 2 टाइम्स ऑफ द ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज था वो भी ओमेगा टी था, करंट भी ओमेगा टी था, लेकिन जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो ट्वाइस ऑफ द ओमेगा टी मिलती है, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस जो पावर का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के रहेगा। तो यहाँ पे अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो हमें मिलेगा 100 साइकिल्स पर सेकेंड या फिर 100 हर्ट्ज। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि P कितना रहेगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R है, करेक्ट। जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर सपोज वोल्टेज पहले ऐसे रहेगा, एक साइनसॉइडल वेव रहेगा, तो स्क्वायर करने के बाद हमें जो कोई भी वोल्टेज मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट है वो हाफ हो गया है। यहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट t है तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है वो हाफ हो गया है, और अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हाफ हो गई तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे भी आप चाहिए तो वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेज सीरीज RL सर्किट फेड बाय अ वोल्टेज सोर्स द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू आर 4 ओम ईच इन द सर्किट द। तो यहाँ पे जो करंट है वो लीड करेगा, लैग करेगा या फिर नन ऑफ द अबव, और अगर लीड लैग करेगा तो कितने एंगल से करेगा, ऐसे इन्होंने पूछा। RL सीरीज सर्किट है और एक वोल्टेज यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया। कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है उसका जो वैल्यू है वो कितना दिया है इन्होंने, 4 ओम्स ईच दिया है। ये भी 4 ओम्स है और ये भी 4 ओम्स है, और ये क्या यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स है और करंट कितना लैग होगा या फिर लीड होगा ऐसा इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो करंट का वैल्यू क्या रहेगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z रहेगा, करेक्ट। V को हम लोग एंगल 0 कंसिडर करेंगे और जीटा का एंगल जो रहेगा, इंपीडेंस का एंगल वो हम लोग थीटा है वो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी वोल्टेज रहेगा वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, V एट एन एंगल 0 डिग्री, और इंपीडेंस का वैल्यू कितना रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस J4, करेक्ट। और इसका कुछ ना कुछ एक एंगल रहेगा तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 4 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 एट एन एंगल, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देगा v एट एन एंगल 0 डिग्री और ये हो जाएगा 4√2 एट एन एंगल tan इनवर्स अगर आप करोगे 4 डिवाइड बाय 4 यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 करोगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो करंट का हमें सिर्फ एंगल यहाँ पे कंसिडर करना है, तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाय 4√2 और एंगल का क्या होता है, न्यूमरेटर एंगल माइनस डिनोमिनेटर एंगल हम लोग यहाँ पे करते हैं, यानी कि ये I का वैल्यू कुछ रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I रहेगा एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री। तो यहाँ पे जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज हमने 0 डिग्री कंसिडर किया है और जो करंट है वो -45 डिग्री मिल रहा है, यानी कि जो करंट है वो लैग्स करेगा वोल्टेज से 45 डिग्री से। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी रहेगा कि अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो ऑब्वियसली tan इनवर्स 1 है तो 45 डिग्री आएगा, तो ये तो वैसे ही चले जाएंगे। और अगर इंडक्टिव सर्किट है यहाँ पे तो करंट है वो ऑब्वियसली लैग करेगा, तो ये इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लीडिंग वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा। अगर कैपेसिटर रहेगा वहाँ पे, इंडक्टर के जगह पे अगर कैपेसिटर होता है तो वहाँ पे जो करंट है वो लीड करेगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट आर 60 वाट एंड 80 VAR रिस्पेक्टिवली, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो पावर ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, ये यहाँ पे कंसिडर होगा यहाँ पे किलोवाट, यहाँ पे होता है kVAR और यहाँ पे ऊपर होता है kVA। जिनको पता नहीं है वो लिख लो। किलोवाट को हम लोग डिनोट करते हैं VI cos फाई से, kVAR को हम लोग डिनोट करते हैं VI sin फाई, ये फॉर्मूला है इसका। और जो kVA होता है वो होता है सिंपली वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो होता है फाई एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किलोवाट या फिर जो वैट है वो हम लोगों को यहाँ पे दिया है एंगल में 60, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे है 60 और जो VAR या फिर जो kVAR है वो दिया है यहाँ पे 80। तो इसके हेल्प से हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे, वैसे भी 20 से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3, इसको भी डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका हाइपोटेनस रहेगा वो 5 टाइम्स रहेगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हाइपोटेनस वो मिलेगा 100। करेक्ट, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाया, कोई भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। और अभी जो पावर फैक्टर रहेगा वो हम लोग यहाँ से फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। किलोवाट का क्या होता है, किलोवाट इज नथिंग बट द VI cos फाई, करेक्ट। और इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे VI से तो हम लोगों को डायरेक्टली पावर फैक्टर का आंसर है वो मिल जाएगा। करेक्ट, किलोवाट से अगर हम लोग kVA से डिनोट करेंगे, ये किलोवाट और नीचे kVA है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पावर फैक्टर का डायरेक्टली आंसर है वो मिल जाएगा। किलोवाट कितना है या फिर वैट है वो 60 है और kVA या फिर जो VA का वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है 100, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0.6 लैगिंग। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे मैं चाहे तो आपके लिए ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। अगर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग इस साइड पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड रहेगा और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे रहेगा इसका टाइम। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आगे भी बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टाइम के साथ साथ ये उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। सिर्फ अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता तो एक सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में अप या डाउन उसका मोशन रहता, करेक्ट। क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करता तो ये यहाँ पे अप डाउन ऐसे ही ऊपर नीचे इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी डायरेक्शन है, ये फिक्स डायरेक्शन पे एक ही जगह पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 इसके डायरेक्शन में ही चलता रहता। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग कहा है तो इसका मतलब है कि पहले पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल आएगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी इसके चेंजेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज फेजर ऑफ अ सर्किट इज 10 एट एन एंगल -15 डिग्री वोल्ट एंड द करंट फेजर इज 2 एट एन एंगल +45 डिग्री। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन द सर्किट्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटेशन है वो पता होना चाहिए। VRMS या फिर IRMS रहेगा और उसके साथ एक आपको कुछ थीटा एंगल रहेगा या फिर IRMS या थीटा वोल्ट कहूँगा और यहाँ पे एट एन एंगल थीटा करंट। सेकेंड जो टर्म रहता है ये जो आपको देगा, ये आपको देंगे, यानी कि एंगल के साथ साथ जो डायरेक्टली हम लोगों को वोल्टेज कोई भी अगर मैग्नीट्यूड रहेगा तो वो RMS वैल्यू होती है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, जब आपको डायरेक्टली साइन ओमेगा टी देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग थीटा V एंगल या फिर कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे मैं लूँगा IMX इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी।
माइनस या फिर प्लस थीटा आई एंगल। तो इस टाइप के आपको टाइप समझ में आना चाहिए। अगर आपको साइन या फिर कॉस के कंपोनेंट्स में देंगे तो उसके बाहर जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और अगर आपको एंगल के साथ साथ अगर कोई भी अगर आपको नंबर दिया तो वो आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। और अगर आपको एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर अगर फाइंड आउट करना है तो हमें हमेशा आरएमएस वैल्यू है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिव पावर क्या रहेगा, एक्टिव पावर का फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू VRMS IRMS एंड cos phi। cos phi क्या रहेगा, phi इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। तो VRMS यानी कि हम लोग डायरेक्टली एज इट इज इसका कंसिडर करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय IRMS रहेगा ये 2 और मल्टीप्लाई बाय cos एंगल बिटवीन दीज टू यानी कि -15 डिग्रीज और प्लस 45 डिग्रीज। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था एंगल कितना रहेगा अभी यहाँ पे -14 और 45 डिग्री यानी कि टोटल यहाँ पे 60 डिग्रीज हम लोगों को मिलेगा। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 10 वैट। सिमिलरली अगर हमें रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा VRMS IRMS एंड साइन फाई। ये कितना होगा, VRMS सेम रहेगा 10 इंटू 2 इंटू अभी हो जाएगा ये कॉस कितना रहेगा अभी साइन फाई, सॉरी साइन फाई हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कॉस नहीं होगा यहाँ पे साइन रहेगा, साइन 60 डिग्री, एंगल तो सेम रहेगा साइन 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि हो जाएगा 17.32 VAR। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 वैट और 17.32 VAR यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगर आपने इसको मैक्सिमम लेके इसको डिवाइडेड बाय अगर √2 किया, इसको भी डिवाइडेड बाय √2 किया, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो डिवाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो इसके वजह से ये जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन हाफ हो जाएगा। पर आपको 10 के जगह पे मिलेगा 5 वैट और यहाँ पे नीचे 17.32 के जगह पे मिलेगा आपको 8.66 VAR, और ये दोनों के दोनों ऑप्शंस में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा दिया है, VRMS दिया है फिर मैक्सिमम दिया है, ओके। और जो कोई भी हम लोग लेते हैं फॉर्मूला में वो RMS वैल्यू होते हैं ना कि मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ द स्क्वायर वेव। तो उसके पहले मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ। वेव फॉर्म्स उसका RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर उसका क्रेस्ट फैक्टर या फिर पीक फैक्टर, ओके। उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ये टेबल है वो आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो या फिर आपके कॉपी में भी आप अच्छे से लिख लो। अगर आप लिखोगे समझ के तो आपको अच्छे से याद रहेगा लंबे ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड की जो दोनों है फॉर्म फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर या फिर जो पीक फैक्टर है, ये बेसिकली फैक्टर्स है। तो यानी कि ये दो किसी कंपोनेंट के यहाँ पे हम लोग रेशियोज है वो कंसिडर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको VM वाला कंपोनेंट वगैरह नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर वेव लिया है, साइन वेव फॉर्म लिया है और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म लिया है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि सबसे पहले देखो एक मैंने बॉक्स लिया है, स्क्वायर वेव फॉर्म वाला बॉक्स लिया है, उसको अगर मैंने ऐसे चाकू से कट किया तो यहाँ से और यहाँ से मैंने कट किया तो उसको मैंने स्मूथ बना के कुछ मुझे साइनसोइडल वेवफॉर्म जैसा मिलेगा। अगर मुझे और उसको अच्छे से शेप करना है तो मैं और थोड़ा सा इसको कट करूंगा और थोड़ा कट करने के बाद मुझे ट्रायंगुलर शेप मिल गया। ऐसे आप समझ सकते हो कि मैंने नाइफ से उसको कट किया था। सबसे पहले एक ऐसा रफ मेरे पास एक बॉक्स था, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके थोड़ा सा स्मूथ कर दिया और उसमें से भी थोड़ा सा और पार्ट कट करके मैंने इसको एक शार्प ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसके हिसाब से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है वो समझ सकते हो इजीली। तो यहाँ पे सबसे इसी ऑर्डर में मैंने लिखा है, इसलिए स्क्वायर वेव, उसके बाद साइन वेव और उसके बाद ट्रायंगुलर वेव। ये सिर्फ मैंने ट्रिक बताया आपको याद रखने के लिए। एक बॉक्स को हम लोग शार्प नाइफ से अगर हम लोग उसको कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको एक शेप देंगे तो साइनसोइडल वेव मिलेगा, एजेस कट करेंगे तो। और इसका वापस से अभी हम लोग एजी बनाने का है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अगेन इसको ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे कट कर दिया, थोड़ा थोड़ा कट करके, ठीक है। तो RMS वैल्यू और इसका एवरेज वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये पीक वैल्यू है, ओके। सभी का मैंने पीक वैल्यू एज अ VM यहाँ पे मार्क किया है। पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। सभी वेवफॉर्म में मैंने ड्रॉ किया है, सभी के सेम ही रहेगा सभी के लिए। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर वेवफॉर्म और पीक वैल्यू, तीनों के तीनों यहाँ पे सेम रहेंगे। जो साइन वेव रहेगा इसका बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा, VM/√2 हम लोग कंसिडर करते हैं, जो होता है 0.707। यहाँ पे अगर 1 कंसिडर किया तो इससे अभी RMS वैल्यू तो कम रहेगा क्योंकि वेव शेप तो हम लोगों ने कट कर दिया है, तो इसके वजह से यहाँ पे RMS वैल्यू है वो कम हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोगों ने इसको और कट कर दिया तो उसका जो RMS वैल्यू है वो और यहाँ पे कम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके कट के यहाँ पे हो जाएगा 0.707
और उसका भी कम होकर यहाँ पे हमें मिलेगा 0.577, यानी कि ये होता है Vm/√2, ये होता है Vm/√3। ठीक है, उसके बाद लेते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू भी सिमिलरली अगर हम लोगों ने वेव फॉर्म ही अगर यहाँ पे कट करते जा रहे हैं नीचे नीचे, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो भी कम होते होते जाएगा। यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, यहाँ पे होगा 0.637 और यहाँ पे होगा 0.5। यहाँ पे मैंने Vm के टर्म्स में लिखा है, जैसे जैसे यहाँ पे अगर Vm चेंज हुआ ना तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यूज है वो भी चेंज होते जाएगा। Vm वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ पे मुझे 2 कंसिडर करना पड़ेगा। अगर Vm वैल्यू मैंने 10 लिया यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे 10 कंसिडर करना पड़ेगा हर एक जगह पे जहाँ पे मैंने Vm लिया है वहाँ पे। लेकिन फॉर्म फैक्टर और क्रेज फैक्टर का वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द Vm। ये तो रेशियो है। फॉर्म फैक्टर क्या रहेगा, RMS डिवाइडेड बाय एवरेज। ओके, ये वैल्यू फिक्स रहेगा। तो RMS डिवाइडेड बाय एवरेज का अगर आप रेशियो लेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 1.11 और यहाँ पे मिलेगा आपको 1.15। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। सिर्फ इन दो टर्म्स का आपको रेशियो लेना है, RMS डिवाइडेड बाय एवरेज। और जो क्रेज फैक्टर होता है या फिर पीक फैक्टर होता है, नथिंग बट द मैक्सिमम डिवाइडेड बाय द RMS। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे हम लोग RMS। तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि Vm डिवाइडेड बाय अगर Vm करेंगे तो मिलेगा 1, Vm डिवाइडेड बाय अगर आप ये Vm डिवाइडेड बाय √2 यानी कि आपको मिलेगा √2। ओके, ये इसका वैल्यू होगा 1.414 और यहाँ पे मिलेगा आपको √3 यानी कि एग्जैक्टली इसका इनवर्स मिलेगा। और Vm से कैंसिल आउट होने के बाद इसका आंसर मिलेगा आपको 1.732। तो ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे और ये जो RMS और एवरेज वैल्यू है वो आपको डिक्रीजिंग फैशन में आपको दिखाई देंगे। तो ये जो चार्ट है अपने माइंड में एकदम पक्का करके स्टोर करके रखना। सॉ टूथ भी बोला ना तो ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की तरह आपको दिखाई देगा, तो सिमिलरली इसका भी वैल्यू आपको सेम दिखाई देगी। क्या बढ़ते हैं हम लोग अभी एक क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा था, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ द स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव का सारी चीजें 111 ही होती है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा बी। 1.11 किसका रहेगा, ये साइन वेव फॉर्म का रहेगा, करेक्ट। 1.414 तो किसका नहीं रहता, ये अभी हम लोगों ने देखा था क्रेस्ट फैक्टर का वैल्यू रहेगा, क्रेस्ट फैक्टर रहेगा। और ये जो रहेगा 1.732 ये भी क्रेस्ट फैक्टर रहेगा ऑफ द ट्रायंगुलर का। ओके, ये रहेगा क्रेस्ट ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म और ये रहेगा क्रेस्ट फैक्टर ऑफ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। और 1 है वो सभी जगह पे आपको सेम मिलेगा, स्क्वायर फॉर्म फैक्टर भी उसका क्रेस्ट फैक्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट RMS वैल्यू फॉर इक्वल पीक वैल्यूज। इक्वल पीक वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया, ये देखो यहाँ पे एक ही सेम पीक वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो इसके लिए सबसे हाईएस्ट RMS वैल्यू पूछा है ना, हाईएस्ट RMS वैल्यू किसका रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों के दोनों स्क्वायर वेवफॉर्म के सबसे ज्यादा होते हैं। और ये जो एवरेज वैल्यू है ये हम लोग रेक्टिफाइड आउटपुट के बाद कंसिडर करते हैं। सिर्फ अगर आप प्योर साइनोसॉइडल वेव कंसिडर करोगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट रहेंगे, तो इसका अगर आप एवरेज लोगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 0 आना चाहिए आंसर। लेकिन हम लोग इसको जो एवरेज वैल्यू रहेगा वो हमेशा रेक्टिफाइड उसका वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ें भी मेंशन कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट RMS वैल्यू किसका रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर वेवफॉर्म यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा फॉर सेम इक्वल वैल्यूज ऑफ पीक। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज इक्वल टू। तो पावर फैक्टर के 2-3 फॉर्मूले है, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ। पावर फैक्टर का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है यहाँ पे R डिवाइडेड बाय Z। तो यहाँ पे ऑप्शन तो अपना आ गया है R डिवाइडेड बाय Z, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। सेकेंड जो होता है वो हमने अभी देखा था कि VI cos phi डिवाइडेड बाय VI विच इज नथिंग बट द किलोवाट डिवाइडेड बाय KVA। ये भी हम अपना फॉर्मूला रहता है। और थोड़ा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल रहेगा इसमें ये होता है P, ये होता है Q और ये होता है यहाँ पे S। तो अगर पावर फैक्टर आपको पूछा तो ये P डिवाइडेड बाय S भी होता है। ओके, पावर फैक्टर किसी ने अगर पूछा तो ये होता है P डिवाइडेड बाय S। यही नथिंग बट सेम ही है क्योंकि इसे यहाँ पे किलोवाट हम लोग कंसिडर करते हैं, किलोवाट, और यहाँ पे होता है KVA। सिर्फ डिफरेंट नामकरण है इसके, आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 इम्पीडेंसेस आर गिवन एज Z1 एंड Z2 यहाँ पे दिया है, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या रहेगा। सिर्फ रेशो लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेशो कैसे लेते हैं। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं रहता है। ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अगर यहाँ पे एंगुलर आपको कोई भी एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ अगर एंगल दिखाई देगा तो मैग्नीट्यूड को हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं एज इट इज सिंपल डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5। और जो एंगल रहेगा ना वो न्यूमरेटर का एंगल माइनस
डिनोमिनेटर का एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एट एन एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे ना, अगर इनको इन्होंने सेम क्वेश्चन में अगर आपको पूछा था कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 क्या रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 5, और अभी जो एंगल रहेगा ना, ये दोनों एंगल्स का एडिशन होता है यहाँ पे, यानी कि 60 डिग्रीज प्लस हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल 90 डिग्रीज। अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे होता है एडिशन, और अगर यहाँ पे डिवीजन रहेगा तो यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्शन, और ऑलवेज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, उल्टा मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। इफ V इज द वोल्टेज फेजर एंड I इज द करंट, देन द VI कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट्स व्हाट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VI कॉन्जुगेट इन्होंने पूछा है। पावर सिस्टम में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है, यानी कि जो कोई भी इमेजिनरी पार्ट रहेगा करंट में उसको हम लोगों को इन्वर्ट करना रहेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट पार्ट हम लोग लेते हैं, और S क्या होता है, S होता है टोटल एपरेंट पावर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो A है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल पावर नहीं आपको कंसिडर करना है, एपरेंट पावर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे आप फोर्थ एक ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल पावर, या फिर जो ट्रू पावर रहेगा, ट्रू पावर, या फिर इसको हम लोग कहेंगे एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। तो ये भी आपको फॉर्मूला में पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो ये S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट, ये होता है अपना एपरेंट पावर। ठीक है, S P Q आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पीक फैक्टर। अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट द RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। वो चार्ट अगर आपने फिक्स किया है तो फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय सेकेंड कॉलम, करेक्ट। और जो दूसरा था अपना पीक फैक्टर, पीक फैक्टर पावर फैक्टर नहीं है, ये पीक फैक्टर है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ पीक फैक्टर। तो ये क्या था, पीक है ना, तो मतलब ऊपर आएगा पीक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, और डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे नीचे RMS का वैल्यू, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय RMS। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो RMS और RMS कैंसल आउट हो जाएगा, और बचेगा न्यूमरेटर में मैक्सिमम और डिनोमिनेटर में एवरेज। तो मैक्सिमम अपॉन एवरेज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग वेव द एवरेज वैल्यू एंड द RMS वैल्यूज आर इक्वल। ओके, अगर आप अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू कहाँ पे इक्वल होता है, तो स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए सिर्फ होता है इक्वल, बाकी हर एक जगह पे लिए आपको अलग अलग है वो दिखाई देगा। ट्रेपेजॉइडल वेव में भी आपको सेम नहीं दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्क्वायर वेव है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। RMS और एवरेज सेम वैल्यू आपको दिखाई देंगे। द क्रेस्ट वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इट्स। द क्रेस्ट वैल्यू मतलब क्या होती है, ये होती है पीक वैल्यू। ओके, पीक वैल्यू है वो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एवरेज वैल्यू अलग होता है, RMS वैल्यू अलग होता है, पीक टू पीक वैल्यू अलग होता है। पीक वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू में आपको फर्क समझ आना चाहिए। पीक टू पीक मतलब ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये वाला, और ये बॉटम मोस्ट पार्ट है, इन दोनों के बीच में हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव पीक है और ये है निगेटिव पीक। तो ये होता है पीक टू पीक वैल्यू। और सिर्फ इन्होंने क्रेस्ट फैक्टर या फिर जो पीक वैल्यू कहा है, यानी कि कोई भी एक पीक वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव पीक से लेके 0 के बीच में, ये होता है एक पीक। ठीक है, और पीक टू पीक मतलब पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक के बीच में, तो क्रेस्ट वैल्यू होता है पीक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सर्किट विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट्स। तो ट्रांजिएंट्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब उसमें कोई स्टोरेज रहेगा। तो स्टोरेज के बिना कोई भी ट्रांजिएंट है वो जनरेट नहीं होता। स्टोरेज करने का काम कौन करता है, या तो कैपेसिटर करता है या फिर इंडक्टर करता है। प्योर रेजिस्टर सर्किट में कभी भी स्टोरेज है वो नहीं होता है। तो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस अ ट्रांजिएंट। तो जिस सर्किट में सिर्फ प्योर और प्योर रेजिस्टर रहेंगे वो पर्टिकुलर सर्किट में ट्रांजिएंट है वो कभी भी जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि कोई वैल्यू वो स्टोर ही नहीं करेंगे या फिर अपोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द साइन वेवफॉर्म प्रोड्यूसेस द डैश डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इज द स्मूदेस्ट वेवफॉर्म। ओके, स्मूदेस्ट एंड डैश वेवफॉर्म। साइन वेवफॉर्म हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, सभी जगह पे। अपने घर पे भी जो वोल्टेज वेवफॉर्म आता है, वोल्टेज आता है, सभी के सभी साइनसॉइडल ही रहते हैं। नेचर भी अपना साइनसॉइडल फॉर्मेट में ही चलता है हमेशा। तो साइन वेवफॉर्म प्रोड्यूसेस द लीस्ट डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि इसमें हार्मोनिक्स भी कम होते हैं। जो कोई भी हम लोग फंडामेंटल कंसिडर करते हैं
तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट रहेगा क्योंकि साइनसोइडल नेचर रहेगा, करेक्ट। तो जितने हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे उतना ही ये उसका जो वेवफॉर्म है वो शेप है वो चेंज करते जाएगा, यानी कि साइनसोइडल से हटते जाएगा, डिस्टर्बेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। तो साइन वेवफॉर्म में सबसे लीस्ट डिस्टर्बेंसेस होते हैं ऑन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इज द स्मूथेस्ट एंड द मोस्ट इफिशिएंट वेवफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे इफिशिएंट वेवफॉर्म और लीस्ट, ये है इफिशिएंट वेवफॉर्म। तो लीस्ट और इफिशिएंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंट्स द रियल मैग्नीट्यूड। तो रियल मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट को या तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू में कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आरएमएस वैल्यू, इसी को हम लोग कहते हैं रियल मैग्नीट्यूड। आरएमएस वैल्यू क्या होता है इन डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वीडियो जो है हम लोगों ने बीएमसी जेई के प्लेलिस्ट में कवर किया है। आपको ऊपर आई बटन पे इसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करना। इसके साथ साथ बीएमसी जेई का जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है वो भी एक बार देखना, आपको जरूर से उसका हेल्प हो जाएगा। ओके, बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया है। फॉर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट वन साइकिल इज इक्वल टू 4 अल्टरेशंस, 1 अल्टरेशन, 2 अल्टरेशंस या फिर 3 अल्टरेशंस। तो एक साइकिल में हम लोग दिखाई देंगे ये एक पॉजिटिव है और ये है दूसरा एक नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि यहाँ पे एक फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो 2 अल्टरेशंस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे, तो इसलिए ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही जॉब अपडेट्स या फिर नए नए चैनल्स पे जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।